Good evening and welcome to the fifth lecture of Environment and Ecology. Myself आदित्य कमलेश अवस्थी और एजुकेटर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी के अराउंड जस्ट गिव मी अ मिनट. बायोडाइवर्सिटी के अराउंड 10 to 15 लेक्चर्स होंगे. कोशिश करेंगे 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाए क्योंकि बड़ा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी और हर साल मान के चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. क्या बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रहेगी, थोड़ी देर में समझ में खुद आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ का टॉपिक है या किस बारे में पूरा बायोडाइवर्सिटी होता है. एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अपन बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स पढ़ने पड़ते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी में रोज़ एक एनिमल उठा लेंगे और उस एनिमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अगर वो एग्ज़ाम में आ गया तो हमसे बन जाएगा. ठीक है, तो अभी हम पहले बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक एनिमल आज का देखेंगे. तो सिंपली स्टार्ट करते हैं भाई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था बायो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ लिविंग. बायो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद इट्स वेराइटी आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी दिखाने के लिए, विविधता दिखाने के लिए. एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ह्यूमंस, जिराफ, जेब्रा, ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. पर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिलती है. ह्यूमंस 2 पैर पे चल सकते हैं, जानवर 2 पैर पे नहीं चल सकते, कुछ ट्री पे रहते हैं, कुछ नहीं रहते. सेम बायोडाइवर्सिटी हमको प्लांट्स में भी देखने को मिलती है. कुछ बहुत ऊंचे प्लांट्स हैं, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं, कुछ ट्री हैं, कुछ कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं. तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बायोडाइवर्सिटी को एनवायरनमेंट में पढ़ना ही पड़ता है. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड. उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को. ये एज अ नोट आप हैशटैग करके लिख सकते हो. प्रीलिम्स फैक्ट हो सकता है क्योंकि आज ऐसे इसी प्रीलिम्स में एक हैंडलूम डे पूछ लिया था ऐसे ही. ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो 22 मई इज़ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे. सवाल उठता है कि आखिर बायोडाइवर्सिटी है क्यों? वाई देयर इज़ डाइवर्सिटी अमंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये इतना अंतर क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो इसके सिंपल रीज़न है. पहला रीज़न है आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस. अब कई लोग बोलेंगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होता है? इस चीज़ को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. पहले जैसी आज हमको जिराफ दिखती है, मैं यहाँ पे एक सिम्बॉलिक ड्राइंग बना रहा हूँ जिराफ की. ठीक है, जैसा जिराफ हमको आज देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का जिराफ हमको आज देखने को मिलता है, इस तरीके का. प्लीज़ ड्राइंग पे मत जाइएगा, जिराफ ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके का जिराफ हमको आज देखने को मिलता है. लेकिन ये जिराफ ऐसा हमेशा से नहीं था. जिराफ जब स्टार्टिंग में जिराफ था तो वो जिराफ कुछ इस तरीके से था और उसकी जो नेक थी वो इतनी छोटी ही थी. जिराफ की जो पहले नेक हुआ करती थी वो इतनी छोटी ही नेक थी जिराफ की. लेकिन जिराफ जिस एरिया में रहता है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो इतने ऊंचे थे, जो पेड़ पौधे हैं वो इतने ऊंचे थे. तो बेचारे जिराफ को खाना खाने के लिए वो ज़मीन से तो खा सकता था लेकिन ज़मीन की जो ग्रास है वो जिराफ के लिए हेल्दी नहीं थी. तो जिराफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उसकी गर्दन खिंचती चली गई और आज जो जिराफ हमको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जिसकी जो नेक है वो इस तरीके से ऊपर आ चुकी है. दिस इज़ वॉट एवोल्यूशन इज़. एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व करना. अगर आपने कभी पोकेमॉन देखा हो बचपन में तो उसमें क्या होता है, उन लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, जैसे पिकाचू से राइचू हो जाता है और एक चारमेंडर से चालीजार्ड हो जाता है. जो एनीमे देखता है उसको ये चीज़ पता होगी. इवॉल्व करने का मतलब होता है समय के साथ बदलते जाना. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. इवॉल्व होने का एक एग्जांपल और है. आप खुद अपने आप को देखिए, आप अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करेंगे. आप सबको ये तो पता है कि हम जो हैं वो बंदरों से जन्मे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे. तो अगर आप अपनी बैकबोन देखेंगे तो जो बैकबोन है वो बैकबोन इस तरीके से आती है और ये बैकबोन जहाँ पे ख़त्म होती है तो बैकबोन और आपकी पेल्विक बोन के बीच में यहाँ पे एक ऐसा डिप्रेशन है, एक इस तरीके से गड्ढा दिखता है. ये जो
ये इस तरीके से आपको एक ब्रेक दिखता है ना, ये जो गोले में आपको ब्रेक दिख रहा है, ये असल में कुछ नहीं है। यहाँ से पहले हमारी टेल आती थी, यहाँ से पहले हमारी एक टेल आती थी। क्यों टेल ज़रूरी होती है बंदरों के लिए? क्योंकि बंदर पेड़ पे रहते हैं, और जब भी कोई जानवर पेड़ पे रहता है तो उसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ बैलेंस। उसको रिक्वायर्ड होता है बैलेंस। हमारे पास बैलेंस इसीलिए है क्योंकि हम दो पैरों पे चलते हैं, लेकिन बंदर जो सेमी स्टैंड है या सेमी स्टिल है, उस केस में क्या होता है, आपको एक पूंछ की ज़रूरत होती है जो आपको ट्रीज़ में बैलेंस करने में हेल्प करेगी। तो उस केस से अब हमको पूंछ की नीड नहीं है, तो अब हमारी जो पूंछ थी वो गायब हो चुकी है, लेकिन हमको उसके ट्रेसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, जो हमारी बैकबोन जहाँ पे एंड होती है। आप लेक्चर के बाद खुद चेक कीजिएगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समय के साथ जब कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म बदल जाता है तो वैरायटी इसीलिए देखने को मिलती है। कुछ बंदर रह गए, कुछ जानवर इंसान बन गए, कुछ जिराफ रह गए, कुछ बकरी बन गए, कुछ ज़ेब्रा रह गए, तो इसलिए वैरायटी बढ़ती चली गई। एंड सेकेंड इज इकोलॉजिकल प्रोसेस। इकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं हम। इकोलॉजिकल प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लाइमेट। इकोलॉजिकल प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लाइमेट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप उससे समझ जाओगे कि कैसे इकोलॉजिकल प्रोसेस जो चेंज होता है उसके थ्रू अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अफ्रीका में देखें तो वहाँ पे आपको नीग्रोज मिलेंगे। अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ पे आपको मंगोल्स मिलेंगे। देखें आपने कैरन पोलार्ड, क्रिस गेल, थोड़े से डार्क कलर के होंगे, नाक बड़ी होगी, दैट इज़ नीग्रोस। चाइना हाइट कम होगी, माथा चौड़ा होगा, आंखें बहुत छोटी होंगी, जिनको इंडिया में कई बार टोंट में चीनी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, जो कि गलत है, पर यहाँ समझने के लिए हम जस्ट उसको ले रहे हैं। ये क्यों वैरायटी अलग अलग हुई? क्योंकि एक वैरायटी अलग क्लाइमेट में रह रही है अफ्रीका के, तो वो अलग तरीके से डेवलप हुई। एक वैरायटी मंगोलिया में रह रही है तो वो अलग तरीके से डेवलप हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल प्रोसेस अगर चेंज होता है तो उसके हिसाब से वैरायटी भी चेंज हो जाती है। किसकी? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी भी चेंज हो जाती है। तो दो चीज़ें जो यहाँ हमने देखी, क्यों डाइवर्सिटी है, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सेस, उसको क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे एक बायोडाइवर्सिटी जो हम यहाँ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज क्या होती है? हमने देखा हुआ है। स्पीशीज क्या होती है? एक ही प्रजाति, उसमें एक प्रजाति के अंदर ही अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, लेट मी जूम आउट दिस, देखिए ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब डॉग्स हैं, ये सबके सब डॉग्स हैं, लेकिन ये सबके सब डॉग्स होने के बाद भी सबकी वैरायटी अलग है, ठीक है। दैट मीन्स जब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी एक ही स्पीशीज़ में, एक ही प्रजाति में वैरायटी देखने को मिले, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। प्रजाति में विविधता, ठीक है, हिंदी ज़्यादा होगी शायद। प्रजाति में विविधता, दैट इज़ कॉल्ड स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल जो अभी ऊपर दिया था नीग्रोज वाला, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन ह्यूमन स्पीशीज़। अब हम आ जाते हैं डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी। इसको देखिए ध्यान से, कोई हाथी है, कोई जैगुआर है, कोई जिराफ है, तो कोई शेर है, कोई राइनो है, अलग अलग जानवर, ये सब क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़ हो गई। तो व्हेन स्पीशीज़ डिफर, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी इन अमंग डिफरेंट स्पीशीज़। और अगर हम बोले स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, दैट मीन्स विद इन अ सिंगल स्पीशीज़ जब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। ये जो हमारी स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे चलते हैं। तो अब हमको दिखता है कि इकोसिस्टम में अलग अलग हैं। जैसे ये जो है हमारा, दिस इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम, रेगिस्तान है। कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है डेजर्ट इकोसिस्टम में? प्लीज़ मुझे बताइए। मैंने आप लोग को लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कराया हुआ है। डेजर्ट इकोसिस्टम में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो रिवीजन भी होता चलेगा आपका। कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कोरल रीफ्स, समुद्र में कोरल रीफ्स हम देखेंगे आगे। प्रेरी एक ग्रासलैंड है।
टुंड्रा ठंडे पहाड़ों वाला इलाका सब देखेंगे हम, लेकिन बस ये समझ लीजिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग इकोसिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने 3 अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखी। एक जगह हमने देखा कि एक स्पीशीज़ के अंदर ही डाइवर्सिटी है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हमने देखा स्पीशीज़ के अंदर ही स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी है, और एक हमने देखा कि इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। देखिए इससे समझने जाएंगे ना तो बहुत डिटेल पढ़ना पड़ जाएगा, उतना डिटेल काम में नहीं आएगा। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ क्या हुआ। आज से लगभग 541 मिलियन ईयर्स अगो हम जब फॉसिल्स की खोज कर रहे थे, हम जब पुराने एविडेंसेस ढूंढ रहे थे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या दिखते थे, जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे उस समय ये चीज़ पता चली कि आज से लगभग 541 मिलियन ईयर्स अगो हुआ क्या। हम खोजते रहे और 540 ईयर्स तक हमको कोई भारी फॉसिल्स नहीं मिले कि बहुत सारे फॉसिल्स मिले हों। लेकिन जैसे ही हम 1 साल और ऐसे पीछे गए तो हमने ये देखा कि 541 बिलियन ईयर्स अगो अचानक से मिलियंस ऑन मिलियंस ऑफ फॉसिल्स आ गए, और वो भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे जानवरों के। दीज फॉसिल्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, दीज फॉरेस्ट आर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, जिसे हम मॉडर्न एनिमल फाइला कहते हैं। मॉडर्न जो आज के जैसे जानवर दिखते हैं ना, वैसे जानवरों के फॉसिल्स हमको मिलना शुरू हो गए। और क्योंकि ये मिलियंस ऑफ फॉसिल्स मिले एक एक्सप्लोजन की तरह, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन पीरियड के फॉसिल्स मिले, इसलिए इसको कहा जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ठीक है, बस इतना ही था। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, बस पढ़ लिया ऐसे ही पढ़ने के लिए। यहाँ से कुछ ज़रूर आ सकता है। मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया बताया था, जो 5th लेक्चर हुआ था वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था। साइनोबैक्टीरिया इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट। ये जो आपको दिख रहा है ना, मेरे को जूम आउट करने दीजिए एक सेकंड। ये देखिए, ये जो हमको दिख रहा है दिस इज स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल। ये स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल हैं। ये क्या है, दीज आर फॉसिल्स ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट। ये फॉसिल्स हैं स्ट्रोमेटोलाइट के, और ये जो फॉसिल्स हैं स्ट्रोमेटोलाइट के, दिस इज नथिंग बट fossils of cyanobacteria. Cyanobacteria is blue green algae. Cyanobacteria is blue green algae, nothing else. Cyanobacteria और कुछ नहीं है, Cyanobacteria सिर्फ एक blue green algae है, काई है। तो ये काई के फॉसिल्स हमको यहाँ पे देखने को मिले साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया क्यों खास है? इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डू फोटोसिंथेसिस। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली, सूरज की रोशनी से खाना बनाया और ऑक्सीजन छोड़ दी एटमॉस्फेयर में। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म था। हमको जो लिंक देखने को मिलता है स्ट्रोमेटोलाइट से, ये जो एनिमल है डिकिंसोनिया, ये देखिए डिकिंसोनिया का फॉसिल है। ये एनिमल कुछ इस शेप का दिखता होगा, कुछ इस तरीके का इसका शेप होगा इस एनिमल का, कुछ इस तरीके से। इसको हम रेड कलर से करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका शेप रहा होगा जब ये आया। तो ये कैसा एनिमल है? दिस इज़ अ फॉसिल ऑफ मैमल। ये एक मैमल का फॉसिल है। अब हमको यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि स्ट्रोमेटोलाइट से डिकिंसोनिया मतलब फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर जो पहला बना था प्रिमिटिव एक सेल का ब्लू ग्रीन एल्गी वाला, वो बदल के किस में कन्वर्ट हो गया? डिकिंसोनिया नाम के फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। और ये चीज़ हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? भीमबेटका में। कहाँ देखने को मिलती है? भीमबेटका में। क्वेश्चन से इतना आ सकता है कि भीमबेटका में फॉसिल्स मिलते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के, बस उससे ज़्यादा कुछ इससे नहीं आएगा। इंडिया में कुछ प्लेसेस है जहाँ पे हमको फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे भीमबेटका हो गया और कोल्डीबा हो गया, चिरांद हो गया, इनाम गाँव हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं, अदिचलूर हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। बुर्ज होम, बुर्ज खराफ, मेहरगढ़ फेमस इलाके हैं। ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं यही इलाके आपके काम के, इससे ज़्यादा आपके काम के नहीं है। ये भी काम के नहीं है, ये भी नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या पूछता है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, पर क्योंकि कोर्स में दिया हुआ है कि पढ़ लो थोड़ा सा, तो हम एक रेफरेंस देके चल रहे हैं। ठीक है, ये जो फोटोज़ दिख रही हैं आपको, पेंटिंग्स दिख रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं, इन पेंटिंग्स को कहा जाता है पेट्रोग्लिफ्स। और ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे। ये मेरे जिम्मेदारी अभी तो नहीं है क्योंकि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट दीज आर कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स। ये क्या है? वॉल पेंटिंग्स हैं जो पुराने ज़माने के लोगों ने बनाई हुई है। तो ये हमको भीमबेटका में देखने को मिलती है। नाउ यहाँ से शुरू होता है आपका मेन लेक्चर। ठीक है, अभी तक तो हवाई बातें थी, जहाँ से क्वेश्चन कभी आ गया तो बड़ी मुश्किल बात है कि कर लेगा कोई। अब आते हैं मेन लेक्चर पे, दैट इज़ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आपका ट्रॉपिक्स वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, इक्वेटर के पास वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा
थिक है, मतलब ज़्यादा है। डाइवर्सिटी को आप देखिए किस तरीके से ऊपर जाने पर डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो तो जो सेंटर है वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है और ऊपर जाते में डाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है। तो इससे हमको ये पता चलता है, ये डायग्राम ये शो करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास ज़्यादा होती है, और कहाँ पे कम हो जाती है वो डाइवर्सिटी, पोल्स के पास जाने में। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है? सवाल तो सबके मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है ट्रॉपिक्स के पास कि वहाँ इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। तो ट्रॉपिक्स के पास है बच्चा मोर रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होती है ट्रॉपिक्स में। क्यों होती है? बस 2 मिनट रुकिए, नीचे बारिश का डायग्राम है, आपको सब समझ में आएगा। बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है यहाँ पे, और इसीलिए क्या ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। सेम चीज़ पोल्स के लिए क्या हो जाएगा, रेनफॉल भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो बायोडाइवर्सिटी भी कम है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे, बनाया तो था मैंने जी, ये है डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए, होता क्या है कि जो इक्वेटर के पास वाला इलाका है, हमने उस पुराने लेक्चर्स में देखा था कि इक्वेटर पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो एकदम से गर्म हो जाता है। और जैसे ही लैंड गर्म होता है, गर्म करने पे क्या होता है, जो हवा होती है ज़मीन की वो हल्की हो जाती है और वो उड़ने लग जाती है, वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। वो क्या करती है, ज़मीन के आजू बाजू से मॉइस्चर इकट्ठा करती है, ऊपर उड़ती है और बादल बनाती है, जिन बादलों को कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस कॉटन शेप्ड क्लाउड्स बनाती है, और ये कॉटन शेप्ड क्लाउड्स क्या करते हैं, ढेर सारी बारिश करते हैं। कितने से कितने बजे के बीच करते हैं, 2 से 4 बजे के बीच बारिश करते हैं दोपहर में, और ये डेली का फिनोमेना है। रोज़ बारिश होती है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे रोज़ बारिश होती है 2 से 4 बजे के बीच, इसीलिए हमको यहाँ पे कैसे जंगल देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे जंगल देखने को मिलते हैं। घने जंगल, बहुत घने जंगल, जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और वही एक जंगल है जो हम आज पढ़ेंगे, बाकी और कोई जंगल हम आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रॉपिक्स में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ज़्यादा होती है और पोल्स में बायोडाइवर्सिटी कम होती है। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस पैटर्न में, लेकिन मैंने नए पैटर्न में बनाने की कोशिश करी है जो इस साल हमको देखने को मिला है। ठीक है, ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और मुझे जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देवी और सज्जनों, केबीसी का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो बताइए, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज, डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये बार बार, ठीक है, डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज इज मोर एज कंपेयर टू पोलर एरियाज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये जो ऊपर मैंने आपको बताया है ये डायग्राम, क्या ये इस डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन सहमत होता है, स्टेटमेंट सहमत होता है? दूसरा स्टेटमेंट, द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज मोर इन ट्रॉपिकल एरियाज, यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होती है। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन वन। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लियरली समझा रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्लियरली नहीं समझा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्योंकि ये लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जब ये लेक्चर देखेंगे तब तक आप आंसर दे देंगे चैट में या कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद मैं अब आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अलग से उस टॉपिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या ये ऊपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज़ है, एक ही प्रजाति है। डॉग्स की फ़ोटो याद है, एक ही प्रजाति है लेकिन उसमें स्पीशीज़ अलग अलग, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आपके फादर या पापा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, मम्मी एक अलग ऑर्गेनिज्म है, फिर मान लीजिए अगर आप उनके बेटे हैं तो आप उन पे गए हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे आप, ना अपने फादर जैसे ना मदर जैसे, कुछ वेरिएशन होगा, या तो हाइट का या हल्का चेहरे का कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ब्लड ग्रुप का कुछ ना कुछ वेरिएशन हमेशा होगा। ठीक है, अगर आप डॉटर हैं तो भी सेम केस है, वेरिएशन कुछ ना कुछ होगा। फिर जो सन है उसकी शादी हो गई,
अब शादी के बाद जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें भी सेम कुछ वेरिएशन होगा, डॉटर की भी शादी हो गई, जो नई जनरेशन आएगी उसमें भी कोई वेरिएशन होगा। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है हमको। ये डॉग्स वाली जो फोटो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी क्या आएगी फिर? नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी आएगी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी जो होती है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब है स्पीशीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप सिर्फ ये डायग्राम देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। दिस डायग्राम ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अलग अलग स्पीशीज़ हैं, कोई जानवर, कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, दिस इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। और उसके बाद आ जाते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो ये है आपकी, ये हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे अलग से ये टॉपिक बताने की कोशिश की गई है। देखिए, वेराइटी इन स्पीशीज, डॉग, रैट, ह्यूमंस, डाइवर्स इकोसिस्टम जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम, सवाना इकोसिस्टम एक्सेट्रा। अब कई लोगों के जो नए बच्चे होंगे इसमें, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा सवाना क्या होता है या डेजर्ट क्या होता है। थोड़ा वेट कीजिए, एक एक इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आने हैं हर साल, आधे आधे नंबर से रुक जाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को नापा कैसे जाता है? कुछ तो तरीका होगा जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को नापेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को नापने का एक तरीका है स्पीशीज इवननेस को नाप लेना। मतलब एक जैसी कितनी प्रजातियां हैं। मान लीजिए, वैसे मैंने पहले ही लिख दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में 40 डॉग्स हैं, 40 डॉग्स हैं, और टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल एनिमल है 100, ठीक है। तो प्रपोर्शन क्या हो गया? 40/100, मतलब 100 में से 40 कुत्ते हैं वहाँ पे या फिर डॉग्स हैं। तो इवननेस कितनी हो गई? 40%। इवननेस का मतलब है 1 से, ठीक है। मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं और वहाँ 100 जानवर हैं, उसमें से 40 डॉग हैं, तो आपको ज़्यादा कौन दिखेगा? डॉग ज़्यादा दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 60% स्पीशीज़ कोई और है और उनका प्रपोर्शन हो सकता है अलग अलग हो। तो हम स्पीशीज़ कैसे नापते हैं? एज अ प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज़, किसी जगह पे कितना उनका प्रपोर्शन है, ठीक है, अनुपात है। फिर दूसरा तरीका होता है स्पीशीज़ नापने का, होता है अल्फा बीटा गामा और स्पीशीज़ रिचनेस, ठीक है। अल्फा बीटा गामा और स्पीशीज़ रिचनेस, देखिए कैसे नापा जाता है इसको। दिस इज एरिया बेस्ड, दिस इज एरिया बेस्ड कंपैरिजन, दिस इज एरिया बेस्ड कंपैरिजन। ये एक तुलना है, हम कंपेयर कर रहे हैं किसी एरिया को दूसरे एरिया से। दिस इज एरिया बेस्ड कंपैरिजन, ठीक है। कैसे एरिया बेस्ड कंपैरिजन है? तुरंत समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी या अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? सिंपल एक चीज़ समझिए, जैसे मैंने एक गोला बनाया, ठीक है। ये एक, इस डायग्राम को जूम आउट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने एक गोला बनाया। जब मैं इस सिंगल गोले के अंदर बात कर रहा हूँ, मान लो ये एक इकोसिस्टम है, सिंगल एक गोला, ठीक है, मतलब मेरा घर। जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, मतलब 4 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये जब मैं सिर्फ एक घर की, अपने घर की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जब मैं सिर्फ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अब मैं कह रहा हूँ मेरे घर में 4 है, पड़ोसी के घर में कितनी है? 3 है। मेरे घर में 4 है और पड़ोसी के घर में कितनी है? 3। तो जब मैं 2 अलग अलग घरों की बात करूँगा, दैट इज़ बीटा बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ बीटा बायोडाइवर्सिटी। और जब मैं आपसे बात करूँगा कि मैं पूरे के पूरे लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ, पूरी कॉलोनी में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज़ कॉल्ड गामा बायोडाइवर्सिटी। समझ में आया? जब एक है, अब इसको बायोडाइवर्सिटी की लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीके से समझ लिया है, अब बायोडाइवर्सिटी की लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब मैं इंडिविजुअल की गिनती करना शुरू करूं कि कितनी स्पीशीज़ है वहाँ पे, और एक ही हैबिटेट में, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, जहाँ पे कोई जानवर रहता है उस जगह को कहा जाता है हैबिटेट। जहाँ पे कोई जानवर रहेगा उस जगह को क्या बोला जाएगा? हैबिटेट बोला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी एक हैबिटेट को जब हम उसकी स्पीशीज़ नापेंगे, दैट इज़ अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जब हम 2 अलग अलग हैबिटेट की स्पीशीज़ कंपेयर करेंगे, दैट इज़ बीटा बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड प्लेस पे जब हम ओवरऑल लैंडस्केप में किसी हैबिटेट को नापने की कोशिश करेंगे, किसी स्पीशीज़ को, डाइवर्सिटी को नापने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ गामा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आज तक तो कभी पूछा नहीं है पर पूछ सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है। व्हाट आर मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज? व्हाट आर मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, ठीक है। अब जैसा नाम है वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल याद करने की कोशिश नहीं करना है, जस्ट गो फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेगा का मतलब क्या होता है?
मेगा का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको अलग से बनाऊँ तो मेगा का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। मेगा का मतलब होता है लार्ज, मतलब बहुत बड़े स्तर पे, लार्ज नंबर हो सकता है, लार्ज मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बायोडाइवर्स का मतलब क्या होता है, लिविंग, डाइवर्स मतलब वेराइटी, और कंट्रीज मतलब सिंपल इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसे कंट्रीज या ऐसे देश जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। समझ में आया, जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब आप मुझे ज़रा वो डायग्राम देख के बताइए अर्थ वाला, कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमको ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, ट्रॉपिक्स में होगी। अब जब हमको ये चीज़ पता चल गई कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में होगी, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ क्या होती हैं। मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिनमें एंडोमिज्म रिच होता है। एंडोमिज्म रिच होता है। कई लोगों के दिमाग के ना पुर्जे ढीले हो गए होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा एंडोमिज्म क्या होता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, समझ लो, सिर्फ इतना समझो। एंडोमिज्म या एंडेमिक का मतलब होता है, एंडेमिक का मतलब होता है कि वो उस जगह से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसका सोर्स वही है, दैट इज एंडेमिक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अरेबिया कॉफ़ी या अरेबिका कॉफ़ी, फेमस कॉफ़ी अरेबिका, ठीक है, कहाँ से पैदा, शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की, इसकी शुरुआत हुई है यूथोपिया से। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ एंडेमिक टू यूथोपिया। जिस देश से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, उसको कहा जाता है एंडेमिक है ये उस जगह पे, ठीक है। पोटैटो कहाँ से शुरुआत हुई, पेरू और बोलीविया से। आलू की शुरुआत कहाँ से हुई, पेरू और बोलीविया से, ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब होता है कि वहाँ पे केवल ऐसी प्रजातियाँ जो एग्जैक्टली उसी जगह से पैदा हुई हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ है जिनकी पैदावार, वो उसको कहा जाता है एंडेमिज्म या एंडेमिक। अब इधर पे देखिए, रिच एंडेमिज्म का मतलब है ऐसे इलाके जिनकी खुद की जो फसलें हैं या खुद की जो प्रजातियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हों, मतलब ऐसी कोई चीज़ें हो जो वहीं से पैदा हुई हो, वहीं से स्टार्ट हुई हो, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कौन घोषित करेगा ये कि कौन सी कंट्री मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है और कौन सी नहीं है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोट डाउन करना है। जो नोट्स मैं लिखता हूँ आपके लिए वो नोट डाउन करने हैं। इसके लिए एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क क्या है, ये यूएनईपी का एक ऑर्गन है। क्या है यूएनईपी वगैरह, भाई साहब वेट करो, अभी सिर्फ लिख लो। यूएनईपी वगैरह आगे चल के आएगा जब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अगर इसका फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख सकते हो आप। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हम डिटेल पढ़ेंगे इसकी, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इतना मैं नाम बता के बस नहीं निकलूंगा, भरोसा रखिए थोड़ा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और सब कुछ जानेंगे यूएनईपी के बारे में, कब बना, क्या काम करता है, कौन सा अवार्ड देता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ इसका नाम लिख लीजिए। यूएनईपी की एक संस्था है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क, और वो नेटवर्क क्या करता है, मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ को बताता है कि ये कंट्रीज़ मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब कुछ क्राइटेरिया तो बनाया होगा, ऐसा तो नहीं मेरे फूफा का देश है तो मैंने उसको नाम दे दिया क्या मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ वो कंट्री होती हैं जहाँ पे 5000 से ज़्यादा पेड़ की स्पीशीज़ कैसी हों, एंडेमिक हों, मतलब 5000 पेड़ों की शुरुआत हुई उस जगह से, ठीक है। दूसरा, आजू बाजू एक मरीन इकोसिस्टम हो, मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा एक ज़मीन का इलाका हो और उसके आजू बाजू क्या होना चाहिए, उसके आजू बाजू समुद्र होना चाहिए या पानी होना चाहिए। मरीन मतलब समुद्र का इलाका होना चाहिए, ठीक है। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज के लिए दो कंडीशन क्या है, 5000 स्पीशीज़ कैसी होनी चाहिए, एंडेमिक होनी चाहिए, प्लांट की, सिर्फ प्लांट की, नोट डाउन इसी को करना था, सिर्फ प्लांट की, एनिमल की नहीं, और मरीन इकोसिस्टम बाउंड्री होनी चाहिए। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड का केवल 10% हिस्सा होल्ड करती है, मतलब विश्व का केवल 10% हिस्सा कैसा है, बायोडाइवर्स है, मेगा बायोडाइवर्स। लेकिन ये कितने परसेंट बायोडाइवर्सिटी रखता है, 70% बायोडाइवर्सिटी रखता है, मतलब 10% एरिया में 70% बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। समझ में आया। तो मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ क्या हैं, जहाँ पे एंडेमिज्म ज़्यादा हो, जहाँ पे जिसको वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क जारी करता है, जो यूएनईपी की एक बॉडी है, 5000 प्लांट स्पीशीज़ होनी चाहिए, मरीन इकोसिस्टम बॉर्डर में होना चाहिए, और 10% अर्थ का ये एरिया कवर करता है, जिसमें 70% क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है।
अब ये एक मैप है जिसमें बताया गया है कौन कौन सी कंट्रीज़ मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्री है। क्या ये याद करना है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना याद रखें, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया को एक बार देख सकते हो, बस ये दो आपने देख लिया। यूएस भी इसमें आता है, ठीक है। कनाडा वगैरह नहीं है मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस बड़े देश हैं जो आते हैं, और ब्राज़ील एक, बस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स, ठीक है। बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स क्या होता है? ऐसे एरियाज जो सिमिलर हों। किस में सिमिलर हों? उनके जानवर जो रहते हैं, उनके लोग जो रहते हैं, उनके जो बोली है, भाषा है, उसमें वो सिमिलर हो। जैसे हमने बात करी रशिया की, तो रशिया के लोग एक से दिखेंगे, रशिया का जो खान पीन होगा वो एक सा होगा, रशिया के जानवर एक से दिखते होंगे। एक से मतलब है कि बाकी दुनिया से अलग दिखते होंगे, ठीक है। बाकी दुनिया से अलग दिखते होंगे। एक से का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेम है, नहीं, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं। कहने का मतलब है बाकी दुनिया से अलग दिखते होंगे, ठीक है। सेम आप इंडिया में आओगे, इंडिया के लोग अलग दिखते हैं, इंडिया के जानवर अलग दिखते हैं। आज जो हमारा एनिमल है, हम एलिफेंट के बारे में देखेंगे आज, तो वो अलग दिखते हैं। इंडियन डॉग्स अलग दिखते हैं, तो ये अलग अलग दिखते हैं। ऐसे ही आप अमेरिका चले जाओ, लोग अलग दिखेंगे। उनको रेड कलर के, अमेरिकन जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। दोनों में अंतर है, वो देखेंगे अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको उस पर एक टॉपिक बना के बताऊँगा। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ हैं जिनमें क्या है, एरियाज ऑन लैंड विथ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक से दिखने वाले एक जैसे प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है इन रिलेटिव आइसोलेशन, मतलब रशिया अपने आप में आइसोलेट है, इंडिया अपने आप में आइसोलेट है, अमेरिका अपने आप में आइसोलेट है, चाइना का अलग चल रहा है। तो रिलेटिव आइसोलेशन, ठीक है, मतलब अलग होगी, जहाँ पे एक सी प्रजातियाँ या एक सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और उनकी एक ही एवोल्यूशन हिस्ट्री होती है। एवोल्यूशन हिस्ट्री मैंने बताई हुई थी आपको, जैसे जिराफ कैसे बना, दैट इज़ एवोल्यूशन हिस्ट्री। तो उनकी एक सी एवोल्यूशन हिस्ट्री भी होती है। ऐसे एरियाज़ जो रिलेटिव आइसोलेशन में हों, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हों और उनकी रिलेटिव एवोल्यूशन हिस्ट्री हो, उसको कहा जाता है क्या? बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स, ठीक है। उस टाइप के एरियाज़ को कहा जाता है बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स। बहुत सारे बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स हैं, जैसे कि टोटल हमारे पास जो होते हैं वो इतने ही हैं। अब इनके नाम याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर इतने सारे क्यों दिए हैं? क्योंकि हमको सिर्फ दो नाम याद करने हैं, एक हमारा पैलियार्टिक रिलीम और एक हमको याद करना है इंडो-मलियन रिलीम, ठीक है। दो याद करने हैं, पैलियार्टिक और इंडो-मलियन। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है दैट वाई इंडिया इज़ अ मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, तो आपको उसको जवाब ये देना है दैट इंडिया कम्स अंडर टू बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स। इंडिया कम्स अंडर टू बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स। भारत जो है वो दो रिलीम्स के अंदर आता है, दो बायो जियोग्राफिकल रिलीम्स के अंदर आता है। इसीलिए जो इंडिया है उसमें इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को हमको मिलती है। कौन कौन से दो बायो जियोग्राफिकल रिलीम है? एक है हमारा पैलियार्टिक और एक है इंडो-मलियन। देखो ये किस तरीके से अलग होता है। अगर मैं इसकी बॉर्डर बनाऊँ आपके सामने, ये देखो एक बॉर्डर बनेगी है, दिस इज़ रिलेटिव आइसोलेशन। मतलब इतना पूरा इलाका, ये जो पूरा इलाका है जिसको मैं एक बॉर्डर बनाई है, ये पूरा अलग इलाका है, ठीक है। यहाँ पे जो जानवर पाए जाएंगे, जो लोग मिलेंगे, वो सब अलग होंगे। न्यू आर्टिक अलग है, ये न्यू ट्रॉपिकल अलग है, ये अलग अलग रहेंगे, ठीक। नामकरण कैसे किया जाता है? तो देखो, न्यू का मतलब होता है न्यू, वैसे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी देख लो आप लोग। न्यू का मतलब होता है न्यू और न्यू का मतलब अगेन होता है न्यू। जो न्यू है और ट्रॉपिकल एरिया में है वो न्यू ट्रॉपिकल हो गया। जो न्यू है और आर्टिक के एरिया में है, ये ऊपर आर्टिक है, उसको बोलेंगे न्यू आर्टिक। ये पुराना है तो इसको बोलेंगे पेलियो, और आर्टिक है तो आर्टिक। ये इंडो-मलियन एक अलग प्लेट है तो इंडो-मलियन एक अलग बन गया। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, अंटार्कटिक को बोला जाता है। ये अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिकल है तो इसको बोला क्या गया? एफ्रोट्रॉपिकल, ठीक है, एफ्रोट्रॉपिकल। बल्कि ये याद नहीं करना है, सिर्फ दो याद करने हैं। कौन कौन से? पेलियो आर्टिक और इंडो-मलियन। तो नोट्स में लिखिए, इंडिया कम्स अंडर टू बायोजियोग्राफिकल रिलीम्स, वन इज पेलियो आर्टिक एंड सेकेंड इज इंडो-मलियन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, रेनिंग क्वाइट हेविली। साउथ वेस्ट मानसून आ गया है। अगर आप मानसून के मैकेनिज्म पे एक वीडियो चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं आपको पूरा मानसून कैसे आता है, कहाँ जाता है, सब बताऊंगा मैं उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर बायोम्स? क्या होता है, हम इतने बड़े बड़े रिलीम को पढ़ नहीं सकते। अगर मैं आपसे बोलूँ ये पूरा रिलीम है, हमने कभी रिलीम देखा?
इस तरीके से एक रशिया का बहुत बड़ा सा रिलीम था। अब अगर आप इस इलाके को देखो तो इस रशिया वाला जो रिलीम है, इस रशिया वाले रिलीम में क्या होगा, जैसे कुछ इलाके में आपको क्या मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा, कुछ इलाके में जंगल मिलेगा, कुछ इलाके में समुद्र मिलेगा, समुद्र नहीं मिलेगा सॉरी रशिया में, कुछ इलाके में आपको शहर जैसा इलाका मिलेगा नॉर्मल, कुछ इलाका कोस्ट के किनारे होगा, तट के किनारे होगा, मतलब एक ही रिलीम में बहुत बहुत से इलाके हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको अलग अलग बायोम्स में बांट लिया। ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है बायोम की, टू एनालाइज, एनालाइज मतलब स्टडी करने के लिए ग्लोबल फ्लोरा एंड फौना, जो अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो कहाँ कहाँ फैले हैं, हमने अर्थ को अलग अलग बायोम्स में डिवाइड कर लिया। कैसे बायोम्स के नाम कैसे होंगे देखिए जरा, फ्रेश वाटर बायोम मतलब साफ पानी में जो जो जानवर और पेड़ मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा फॉरेस्ट बायोम, जंगल में जो जो मिलते हैं, डेजर्ट बायोम, डेजर्ट में जो जो मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, इस तरीके से अलग अलग बायोम हमने बना लिया। मतलब अगर एक रिलीम भी है और उसमें मान लीजिए एक इलाका फॉरेस्ट, एक इलाका बर्फ़ का है, एक इलाका फॉरेस्ट का है और एक इलाका आपके कोस्ट का इलाका है, तो इन तीनों इलाकों को हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, उसको हम बायोम बोलेंगे। ठीक है, तो बायोम क्या है, एनालाइज करने के लिए वर्ल्ड की फ्लोरा और फौना को, अर्थ को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में और उसको कहा गया बायोम। ठीक है, 6 मेजर बायोम्स हैं हमारे पास, जैसे कि एक है फ्रेश वाटर बायोम, फिर एक है मरीन मतलब समुद्र के अंदर जो बायोम है, फिर एक है डेजर्ट बायोम, एक है फॉरेस्ट बायोम जंगल, ग्रासलैंड बायोम और एक है टुंड्रा बायोम। कई लोगों को लग रहा होगा टुंड्रा क्या होता है, तो टुंड्रा मेरे दोस्तों जब आप बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे ये देखो ये वर्ल्ड मैप है, ये वाले वर्ल्ड मैप, इसमें नहीं इसी में देखो ये वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में आपका जो ये वाला इलाका है, ये ऊपर वाला इलाका, ये इस इलाके में जो वेजिटेशन पाई जाती है ना वो बर्फ़ से घिरी रहती है। ये जो मैं इलाका बना रहा हूँ आपके लिए, इस इलाके में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो जनरली बर्फ़ से घिरी रहती है और इस इलाके को कहा जाता है टुंड्रा रीजन। ठीक है, क्यों कहा जाता है, तुंतुरा क्या है, क्या नाम पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा वेट कीजिए, जब हम एक एक देखेंगे। आज हम सिर्फ एक देखने वाले हैं, वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वो भी देखते हैं, हाँ हो जाएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट बायोम। पहला हमने चालू किया है फॉरेस्ट बायोम, और फॉरेस्ट बायोम में हम क्या पढ़ेंगे, दुनिया में जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इन जितने भी वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में। ठीक है, ये क्या हो गया है टैबलेट में, इसको एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन आज हम एक ही फॉरेस्ट पढ़ेंगे और वो फॉरेस्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट हमको कहाँ मिलता है, वो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग के पास एटलस हो तो आप एटलस खोल के भी देख सकते हैं, वहाँ पे और आपको क्लियर इसका हो जाएगा कि कहाँ पे क्या मिलता है। जैसे कि देखिए ये जो साउथ अमेरिका है आपका, इसमें आपको देखने को मिलता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रिवर भी है यहीं पे और अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की इमेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी दिखाई हुई है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। फिर आ जाते हैं अफ्रीका में, तो हमको अफ्रीका में देखने को मिलता है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, ये जो इलाका है दिस इज कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। फिर हम और आगे जाते हैं तो इंडोनेशिया में हमको देखने को मिलता है क्या, इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट, ये जो इलाका है यहाँ हमको देखने को क्या मिलता है, इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट। इस पूरे इलाके में अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस इलाके में तो जितने भी जंगल हम देख रहे हैं वो सबके सब किस पे हैं, इक्वेटर इक्वेटर इक्वेटर, सबके सब किस पे अवेलेबल हैं, 0 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे क्या होता है कि ये सारे जंगल हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 0 डिग्री पे लगातार सूरज की रोशनी आती है जिसके कारण ये वाला फिनोमिना होता है। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, 2 से 4 बजे तक बारिश होती है, बहुत सारी बारिश होती है जिसके कारण ऐसे जंगल बनते हैं। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जब आप ऊपर से देखते हो ना, ऊपर से आप अगर एरोप्लेन से जा रहे हो और आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखोगे तो आपको कभी भी ज़मीन नहीं दिखेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरी हाई कैनोपी, ये मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरी हाई कैनोपी, उसकी जो
कैनोपी होती है या ऊपर से दिखने पे जिस तरीके से हमको दिखता है वो बहुत घना होता है, घना जंगल जो होता है। अब ये घना क्यों दिखता है? क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है 2 से 4 बजे के बीच। तो आप देखिए होता क्या है, इसको लेयर्स में फॉरेस्ट बनता है। देखिए ये फर्स्ट लेयर बनी जिसको हम फ्लोर बोलते हैं ज़मीन पे। तो ज़मीन पे क्या देखने को मिला, छोटे छोटे पेड़ पौधे या पौधे लगेंगे। फिर हम थोड़ा ऊपर गए तो यहाँ पे देखो एक लेयर हमको और देखने को मिली, कैनोपी लेयर। तो ये एक सेकेंड लेयर हो गई यहाँ पे। फिर हम ऊपर गए तो हमको थर्ड लेयर मिली जो सबसे ऊपर की लेयर होगी। मतलब आप ये समझ रहे हो, ये फॉरेस्ट ऐसे में नहीं फैलता है, ये फॉरेस्ट ऐसे में फैलता है, लेयर्स में चढ़ता है, ये ऐसे में नहीं फैलता है। इट इज़ वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे में होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, सीधे में डेवलपमेंट होता है। लाइफ भी कैसे एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, लाइफ भी हमेशा वर्टिकली एग्जिस्ट करती है। कैसे, कुछ जानवर यहाँ रहते हैं, कीड़े मकोड़े, फिर कुछ यहाँ रहते हैं, फिर कुछ यहाँ रहते हैं, फिर कुछ यहाँ रहते हैं। तो लाइफ भी पेड़ पे जिंदा रहती है, ट्री पे चलती है लाइफ। ठीक है, सो ये खासियत है किसकी, रेन फॉरेस्ट की। अब इंडिया में कहाँ मिलता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट? तो इंडिया में आपको ये जो इलाका दिख रहा है ना, ये मैप में एक गलती है, ये वाला इलाका ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। ठीक है, इसको नहीं देखना है। बाकी जो इलाका है उसको देखो आप, कहाँ कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये वाला जो इलाका है आपका कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट्स का इलाका जो है, वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है यहाँ। और ये एक आपका इलाका है कौन सा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इलाका है और एक वेस्टर्न घाट्स का इलाका है। इन्हीं इलाकों में हमको क्या देखने को मिलता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और हमारे टापुओं में देखने को मिलता है। हमारे टापू कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हमको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के? कोई मौसम नहीं है यहाँ पे, देयर इज़ नो सीज़न। क्यों कोई भी मौसम नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना होता है। रोज़ बारिश होती है 2 से 4 बजे के बीच में, और रोज़ बारिश होती है तो होता क्या है, सुबह गर्म होता है, फिर बारिश होती है, फिर रात को ठंड पड़ जाती है। तो ये फिनोमिना नियम से चलता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के जो एवरेज टेम्परेचर है वो 20 से 35 डिग्री होता है। मतलब एवरेज जहाँ बारिश होगी तो ठंडा गर्म मिक्स टाइप का होगा। हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ यार ये तो हम देख चुके हैं, ये वाला एक डायग्राम देखा था अभी हमने ऊपर, इस तरीके से जहाँ ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा दिखाया गया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, भाई साहब ये न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल जो है ना, ये 2022 का क्वेश्चन है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चन 2022 का, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल। सॉरी 22 का नहीं, 23 का क्वेश्चन है मेरे भाई, 22 का नहीं 23 का क्वेश्चन है। इसी साल आया ये क्वेश्चन, इसी साल ये क्वेश्चन आया, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल 2023 का क्वेश्चन है ये। क्यों होती है न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, समझते हैं। ये मान के चलिए एक ज़मीन का इलाका है, ठीक है। अब इस ज़मीन के इलाके पे क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत कलर हैं तो हम थोड़ी कलाकारी भी करेंगे। इस ज़मीन के इलाके में ऊपर की लेयर जो है वो क्या है, मिट्टी है। अब इस मिट्टी में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है सिलिका और एक होता है एल्यूमिनियम। ऊपर की लेयर को इसीलिए सियाल बोला जाता है। तो ऊपर सिलिका और एल्यूमिनियम है। अब होता क्या है, जब भी सिलिका और एल्यूमिनियम में इतनी बारिश होती है, आप मान के चलिए यहाँ पे रोज़ क्या हो रही है, बारिश हो रही है। जब रोज़ बारिश होती है तो जो सिलिका नाम का कॉम्पोनेंट है ये क्या होता है, ये ज़मीन में नीचे चला जाता है, ये ज़मीन में नीचे चला जाता है। और इस ज़मीन में सिलिका के नीचे जाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड लीचिंग। इट इज़ कॉल्ड लीचिंग, लीच कर जाना, नीचे चले जाना। अब जैसे ही सिलिका नीचे जाता है तो क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी है ना भाई, ये जो ऊपर की मिट्टी है, ये ऊपर की मिट्टी किस रंग की हो जाती है, ऊपर की मिट्टी हो जाती है लाल रंग की। और ये लाल रंग की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को कहा जाता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल। और ये लेटराइट सॉइल क्या खेती के लिए अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स में अच्छी होती है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या हुए हैं, ज़मीन में नीचे जाके गायब हो गए। तो दिस सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है ये सॉइल, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिसिट सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच नहीं है सॉइल, ठीक है। तो इट इज़ न्यूट्रिएंट डेफिसिट सॉइल। इसको छोटा कर देते हैं ताकि नोट्स में आपको याद रहे, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेफिसिट सॉइल। अब हम आ जाते हैं वापस जहाँ हम पढ़ रहे थे कि न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है, बिल्कुल अच्छी सॉइल नहीं होती है। इंटरडिपेंडेंस होता है, मतलब एक लेयर, हमने ऊपर देखा लेयर्स में है ये जंगल, तो एक लेयर जो होती है वो दूसरी लेयर पे डिपेंडेंट होती है। इट इज़ इंटरडिपेंडेंट लेयर्स। तो यहाँ पे आप कुछ खास चीज़ देखिए, ये देखिए पेड़ कैसे हैं, पेड़ों में ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सी ये कुछ इस तरीके से हैं, और ये यहाँ पे इस तरीके से गड्ढे हैं।
अलग टाइप के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। टॉल एंड थिन ट्रीज, पतले और लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, इस टाइप से। ये इसको क्या बोला जाता है, इनको क्या कहा जाता है, ये जो रूट सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है? जैसे एक ये वाला आप देख रहे हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेल लटकना, सबने सुना होगा बेल लटक रही है, इसी बेल पे मोगली दौड़ता था। इनको कहा जाता है, ये जो बेल लटक रही है इनको कहा जाता है एपीफाइट्स। इनको क्या कहा जाता है, एपीफाइट्स। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब है, जैसे ये जो नया पेड़ उगा है, ये नया पेड़ किससे उग गया है, पुराने ही पेड़ से निकल आया है। आपने आम के पेड़ में कई बार ऐसा देखा होगा कि पुराना से एक ये पेड़ होता है, पुराने ही पेड़ से नया पेड़ उगना शुरू हो जाता है, पुराने ही पेड़ से नया पेड़ उगना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के रूट्स हमको देखने को मिलते हैं। अलग अलग लेयर्स में मैंने बताया आपको एनिमल मिलेंगे, तो देखिए किस तरीके से लेयर्स में एनिमल है। स्लॉथ दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में से एक है। होमवर्क देखिए, जल्दी से होमवर्क देखिए। होमवर्क, इंडिया में इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ पे चलाया गया है? स्लॉथ कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ पे चलाया गया है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं आपको कल तो बताऊंगा ही वैसे, लेकिन ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इंडिया में फर्स्ट स्लॉथ कंजर्वेशन प्रोग्राम, स्लॉथ जो है ये कहाँ पे चलाया गया, इंडिया का फर्स्ट स्लॉथ कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। मैं ये एक हिंट दे देता हूँ, साउथ का स्टेट है कोई, ठीक है, साउथ में चलाया गया है। स्पाइडर मंकी, ये देखिए ये अलग ऊपर वाले पेड़ों पे लटक रहा है। फिर स्पाइडर मंकी के बाद हमारे पास आ जाता है फ्लाइंग फ्रॉग, ये तो आप डिस्कवरी में देखा होगा आपने, और टुकान, ठीक है। ये कुछ ऐसे जानवर ये वाले याद नहीं करने हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए यहाँ पे जो जानवर हैं ये लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक लेयर पे कोई जानवर होगा, फिर एक पे कोई, फिर एक पे कोई, फिर एक पे कोई। तो जो लाइफ है वो ऐसे में एग्जिस्ट करती है। क्या रीज़न है लाइफ ऐसे में एग्जिस्ट करती है और ऐसे में एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि भाई साहब जो सूरज की रोशनी है ना, वो इतने घने जंगल से नीचे नहीं आ पाती। सूरज की रोशनी इतने घने जंगल से जब नीचे नहीं आ पाती तो जानवर सूरज की रोशनी के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और इसी कारण से क्या होता है, लाइफ ऐसे में एग्जिस्ट करती है, ना कि ऐसे में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब रेन फॉरेस्ट क्यों होते हैं ट्रॉपिक्स में, वो तो हमने देख लिया। अब हमको कुछ स्पेशल रेन फॉरेस्ट देखने हैं। जैसे पहला रेन फॉरेस्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितने देशों में आता है वो आपको नोट डाउन करना होगा। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सुरिनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील, बोलीविया एंड पेरू। तो इतने देशों में ये आता है। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 9 कंट्रीज़, 9 देशों में आता है। कौन? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये हमको क्यों पता करना है? क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन एक बार आया यूपीएससी में कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो 5 स्टेट्स में लाई करते हैं। आंसर था 6 स्टेट्स, लोगों को लगा 5 ही होगा, उन्होंने गोवा को काउंट नहीं किया और टिक लगा दिया। कई लोगों ने गुजरात को काउंट नहीं किया, टिक लगा दिया, और वो गलत हो गया, ठीक है। तो हमको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि 9 देशों में लाई करता है कौन? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास हमको एक और इलाका देखने को मिलता है, जो इलाका पिछले साल बहुत न्यूज़ में था, और वो इलाका है पेंटानल वेटलैंड। पेंटानल वेटलैंड, क्या खासियत है इस वेटलैंड की? वेटलैंड क्या होता है? दलदल। अभी से इतना ही समझो, वेटलैंड का मतलब होता है दलदल वाला इलाका। पेंटानल वेटलैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है। इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ा दलदल दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा दलदल दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अब आप किसी की दोस्ती यारी में फंस गए और उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर आप बोलोगे यार ये दोस्ती यारी का चक्कर बहुत बड़ा दलदल था आपके लिए कि आप इससे निकल नहीं पाए। तो लार्जेस्ट वेटलैंड कौन है? पेंटानल वेटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा दलदल है। यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है? जैगुआर देखने को मिलता है, कुछ ऐसे ही छोटे मोटे जानवर, और जाइंट एंट ईटर देखने को मिलता है। जैगुआर और जाइंट एंट ईटर देखने को मिलता है इस इलाके में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान के रखिए पेंटानल वेटलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। और पेंटानल वेटलैंड जो है वो 3 कंट्रीज़ पे लाई करता है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? आपकी ब्राज़ील, बोलीविया और पेरुग्वे। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, बोलीविया और पेरुग्वे। ये 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें कौन लाई करता है? पेंटानल वेटलैंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक है वो है इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट। इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट। इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट, ये वाला पूरा इलाका जो रेन फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं दिखता है रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये रेन फॉरेस्ट का फोटो नहीं है, ये बताऊंगा मैं किस चीज़ का फोटो है।
दिस इज़ नॉट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये रेन फॉरेस्ट का फोटो नहीं है, रेन फॉरेस्ट में बताऊंगा आपको कैसा दिखता है। मैं वैसे दिखा चुका हूँ रेन फॉरेस्ट आपको पहले, लेकिन ये रेन फॉरेस्ट नहीं है, ये कुछ और है, मैं बताऊंगा अभी। 2 मिनट रुकिए बस, ठीक है। ठीक, चलो अब इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखने को मिलता है जिसका नाम है राफ्लेशिया अर्नोल्डी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ देखने को मिलता है? इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे हमको एक हाथी भी देखने को मिलता है जिसका नाम है सुमात्रन एलिफेंट। ये सुमात्रन एलिफेंट हम अलग से क्यों देख रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिफेंट ऑफ द वर्ल्ड। इससे छोटा हाथी दुनिया में नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिफेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे छोटा हाथी है दुनिया का, दैट इज सुमात्रन एलिफेंट। अब सुमात्रन एलिफेंट स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, राफ्लेशिया अर्नोल्डी लार्जेस्ट फ्लावर है जो इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके बाद एक जानवर है यहाँ पे जिसका नाम है सुमात्रन ओरांगताओ। प्लीज़ मेरे साथ इसको दोहराइए, क्या नाम है? सुमात्रन ओरांगताओ। ये है सुमात्रन ओरांगताओ, दिस इज सुमात्रन ओरांगताओ। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से फोटो देख पाएँ। बंदर है, ठीक है। अब सिर्फ कहानी सुनिए हुआ क्या। असल में इंडोनेशिया और मलेशिया 2 देश ऐसे देश हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल बाहर बेचते हैं, ठीक है। पाम ऑयल मतलब ताड़ी का तेल, पाम ऑयल बाहर बेचते हैं। अब क्योंकि वो पाम ऑयल बाहर बेचते हैं तो उसके लिए पाम भी लगाते होंगे, पाम का पेड़ भी लगाते होंगे। भाई साहब, जो पाम का पेड़ वो लगा रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया पाम के पेड़ लगाने के लिए, और उस प्रोग्राम का नाम था फूड स्टेट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम था फूड स्टेट प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था फूड स्टेट प्रोग्राम। और फूड स्टेट प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया? फूड स्टेट प्रोग्राम में उन्होंने जो इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट थे उनको काट के ये बना दिया। ये पाम ऑयल का कल्टीवेशन है, ये पूरे खजूर के पेड़ लगे हैं, ताड़ी के, ये पाम ऑयल का प्लांटेशन किया है इन्होंने। और इस प्लांटेशन से क्या हुआ? इनकी इकोनॉमी तो ग्रो हुई, लेकिन जो ये सुमात्रन ओरांगताओ है जो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पेड़ों में रहता है, ये बंदर, ये क्या हुआ? ये बंदर खतरे में चला गया और ये इन डेंजर हो गया। ये बंदर क्या हो गया? इन डेंजर हो गया। ये बंदर इन डेंजर हो गया। तो भाई साहब, अब हमको यहाँ से ये चीज़ पता चली कि सुमात्रन ओरांगताओ के साथ प्रॉब्लम क्या आई कि ये बंदर पाम के पेड़ लगाने के कारण क्या हो गया? इन डेंजर हो गया। अब सुमात्रन ओरांगताओ के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कब आया है? सेम क्वेश्चन कब आया है? ये दिस ऑल्सो केम इन 2023, इसी साल ये भी क्वेश्चन आया है। मैं कराऊंगा आपको 2023 का ही पेपर कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करो। 2023 में ये क्वेश्चन आया है। इसकी खासियत क्या है? इट फीड ऑन ट्रीज बाय डूइंग होल्स। ये क्या करता है? पेड़ों में छेद कर करके उससे खाना या इल्लियाँ निकाल के खाता है। दैट इज सुमात्रन ओरांगताओ। तो समझ में आया क्या हुआ? पेड़ लगाने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया और उसमें पाम ऑयल के लिए पेड़ लगाए गए, जिससे ओरांगताओ खतरे में आ गया, ठीक है। दिस इज सुमात्रन ओरांगताओ। तो यहाँ तक हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो खत्म होता है। देखो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, दिस इज 1950, इतना बड़ा जंगल था। दिस इज 2020, सिर्फ इतना सा जंगल बचा है ये, बस। बाकी पूरा जंगल साफ कर दिया, क्या लगाने के लिए? पाम के पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो भाई ह्यूमन है, अपने स्वार्थ के हिसाब से ही जिएगा। इस तरीके से इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट का आप नोट्स बना सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मैं जैसा लिखता हूँ आप उतना छोटा छोटा लिख के नोट्स बनाइए और रेगुलर रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो अब अपन चलते हैं, एक जो मैंने कहा था अपन एक जानवर देखेंगे, कोई सा भी एक जानवर अपन देखेंगे। वो जानवर है आज अपना हाथी मेरे साथी। दिस इज एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। एक हाथी जो अफ्रीका में पाया जाता है और एक हाथी जो एशिया में पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है देख के ही समझ में आ रहा होगा। देखो इसके कान जो हैं, इधर देखो ध्यान से, इसके जो कान हैं ये बड़े हैं, इसके जो कान हैं वो छोटे हैं। इसके जो दांत हैं वो बड़े हैं, इसके जो दांत हैं वो छोटे हैं। इसकी जो सूंड है वो बड़ी है, इसकी सूंड जो है वो थोड़ी छोटी है। इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हर मामले में अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट से बड़ा होता है, ठीक है। ये तो हो गया एक कॉमन डिफरेंस जो हमने हाथी के बारे में जान लिया। अब हम ओवरऑल हाथी के बारे में देखते हैं पहले, फिर हाथी के बारे में देखने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपको कितना पता होना चाहिए हाथी के बारे में। ये लार्जेस्ट एनिमल है जो धरती अभी ज़मीन पे रहता है। लार्जेस्ट एनिमल जो ज़मीन पे रहता है वो कौन सा है? वो है हमारा हाथी। तो लार्जेस्ट एनिमल है जो ज़मीन पे रहता है। ये हाईलाइटर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको हाईलाइट रहने देते हैं, हम इसको सिर्फ सर्कलिंग करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल है, ये देख लिया। इस जो भी कभी क्या होता है हाथी झुंड में चलता है,
जब हाथी झुंड में चलता है तो वो उस झुंड को लीड कौन करता है, लीडर कौन होता है झुंड का, फीमेल होती है, मेल लीडर नहीं होता है, फीमेल लीडर होती है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कितने समय में वो बच्चे को जन्म देती है। जैसे ह्यूमंस में 9 महीने का समय लगता है, ठीक है, ऐसे ही हाथियों में 22 महीने का समय लगता है, 22 मंथ्स का समय लगता है। और ये जो 22 महीने हैं ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है, मतलब इससे ज़्यादा समय किसी को नहीं लगता बच्चे को जन्म देने में। समझ में आया ये चीज़। और बोत्सवाना जो देश है अफ्रीका में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया में, चलो ठीक है कमेंट सेक्शन छोड़ो, मैं ही बता दे रहा हूँ कितनी सारी चीज़ें ढूंढोगे आप लोग। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। इंडिया में कहाँ मिलते हैं सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में। अब हम देखते हैं डिफरेंस। एशियन एलिफेंट कैसा है, इंडेंजर्ड है, खतरे में है। अफ्रीकन एलिफेंट भी कैसा है, खतरे में है। लेकिन एक एलिफेंट और है जिसका नाम है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, वो खतरे से भी ज़्यादा खतरे में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो। अब ये कैटेगरीज क्या होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये 2-4 क्लास के बाद आप समझने लगोगे जब हम IUCN की रेड लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नाम थोड़ा बहुत सुना होगा आपने अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे होगे तो। ये बात खास याद रखनी है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन करते चलना इस चीज़ को। एशियन एलिफेंट या जो भारत के या एशिया के हाथी होते हैं, उनमें सिर्फ जो मेल एलिफेंट होता है, मतलब जो मेल एलिफेंट है, पुरुष हाथी जो है, सिर्फ उसके दांत होंगे बाहर वाले, सिर्फ उसके टस्क होंगे। ये जो टस्क हैं ये सिर्फ इस मेल एलिफेंट में होंगे, फीमेल के में नहीं होंगे। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट में क्या है, दोनों में, बोथ मेल एंड फीमेल हैव टस्क, दोनों के पास हाथ होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में फैला हुआ है एक्सेप्ट हिमालय में, बाकी सब जगह आपको हाथी देखने को मिल जाएगा। और हर मामले में क्या होता है, छोटा होता है, किससे, अफ्रीकन एलिफेंट से। ये स्मॉल ईयर्स गलती से लिख गया है, हर मामले में छोटा होता है। अफ्रीकन एलिफेंट हमने देखा दोनों के पास बड़े दांत होते हैं और ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है। बस इतना ही हमको अंतर इसमें जानना था। अब यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले हम 2023 का जो क्वेश्चन आया है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2023 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आया है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये 2023 का पेपर है मेरे पास। लेट्स गो फॉर 2023 पेपर। हम्म 2023 का पेपर है हमारे पास, 2023 का। हम इसमें एक वर्ड सर्च करते हैं जो कि है, इतने में शायद ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जानवर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विच विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। इनमें से कौन सा जानवर ये करता है, दैट इज ओरांगुटान। अब भी देखा हमने ये क्या करता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में होल से चींटियाँ कीड़े निकाल के खाता है, दैट इज ओरांगुटान, ठीक है। फिर एक और हम देखते हैं, मैंने आपको बोला था 2 क्वेश्चन आए आज जो टॉपिक पढ़ा है उससे, ठीक। रेन फॉरेस्ट पे देखते हैं, अरे रेन फॉरेस्ट का क्वेश्चन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो हम सॉइल सर्च कर लेते हैं, सॉइल पे क्वेश्चन आया है आगे। देखिए, सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अरे भाई साहब यही तो पढ़ा अभी, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट, इट इज लेस न्यूट्रिएंट और पुअर इन न्यूट्रिएंट। बस बाकी आगे पढ़ना ही नहीं था। आंसर क्या हो जाता है ऐसे केस में, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी हमने वहाँ भी अपना एक बना के सॉल्व किया था, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है मतलब 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये 2 क्वेश्चन कौन से थे जो इस साल पेपर में आए और दोनों आज के लेक्चर से सॉल्व हो सकते हैं, दोनों आज के लेक्चर से सॉल्व हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आप ये सोच के चलो कितने प्रोडक्टिव लेक्चर्स हो रहे हैं फिर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमने देखा और 2 के 2 क्वेश्चन हमने जो इस साल आए हैं वो चुटकियों में करके दिखाए। एक एलिफेंट वाला भी देख ही लेते हैं, 1 मिनट और लगेगा, उसको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। एलिफेंट प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, सी ये क्वेश्चन है आपके लिए, तुरंत देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। हाँ यही तो देखा है, जब भी झुंड चलेगा तो उसकी फीमेल लीडर होगी। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, 22 महीने तक जेस्टेशन पीरियड होता है। हाँ भाई यही तो देखा है। एन एलिफेंट कैन गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ओनली
ज़्यादातर ओनली वाले स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, नहीं भाई कर्नाटका, बताया तो अभी आपको, ठीक है। अब हमको इसमें थर्ड स्टेटमेंट का कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंफर्म है, सेकंड कंफर्म है और फोर्थ कंफर्म है। ऑप्शन देखते हैं क्या हम इसको आंसर कर पाते हैं कि नहीं, क्या हम आंसर कर सकते हैं इसको। मैं कह रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन गलत है, मुझे कंफर्म है फोर्थ गलत है। फोर्थ गलत है मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, ठीक है। और मुझे कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वही आएगी दोस्तों, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वही आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको भरोसा रखिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 बार प्रीलिम्स दे के बैठा हूँ, मेरा स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा गया है जस्ट बिकॉज मैं बहुत प्रिसाइज पढ़ता हूँ चीज़ें। लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो और उस चीज़ को रिवाइज करो, वो याद रहेगा तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे पढ़ो, तभी आपके नंबर बेहतर आएंगे और आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल हम डेसिडियस फॉरेस्ट शुरू करेंगे जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, बट बायोडाइवर्सिटी ऐसा ही टॉपिक है, काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स भी होते हैं इसमें। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते हैं सब करो, लोगों को बताओ कि फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।